नमस्कार साथियों। EPU-LDC 30% कोटा वेस्टर्न रेलवे का पेपर 28 अगस्त 2021 को हुआ है। इसमें कुल 55 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन करना आवश्यक था। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे भर्ती के लिए OBC की श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या होगा? 27% होता है। अभी नया जो आरक्षण आया है वो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और उसमें 10% रखा गया है। बाकी SC के लिए 15 और ST के लिए 7.5% पहले से ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे 4600 के बराबर 7वें वेतन आयोग के लेवल क्या होगा? 5 2800 के लिए, 6 4200 के लिए, 7 4600 के लिए और 8 4800 के लिए। C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4600 ग्रेड पे में के पर्यवेक्षक कितने PTO के लिए हकदार होते हैं? कोई भी पर्यवेक्षक या खलासी, सभी के लिए PTO 4 मिलता है रेगुलर सर्विस ज्वाइन करने के तुरंत बाद, और पास का मामला होता है तो 5 साल तक 1 मिलता है। गजेटेड ऑफिसर को 6 पास मिलते हैं और ज्वाइनिंग टाइम से ही 6 पास मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा 4 PTO मिलते हैं किसी भी कर्मचारी को, नॉन गजेटेड या गजेटेड को। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ष में मंडल स्तर पर प्रत्येक यूनियन के साथ PNM की कुल कितनी बैठकें होती है? 12 बैठकें होती है। दोनों यूनियन की 6 बैठकें होती है। जो NFIR 6 और AIRF से रिलेटेड कोई यूनियन है उसकी 6, तो 2 महीने में एक होती है, कुल 6 यानी कि D। क्वेश्चन नंबर 5, कर्मचारी अपने पूर्ण सेवा काल में अवकाश के नकदी लाभ अधिकतम कितनी बार उठा सकता है? 3 बार पहले हुआ करता था, अभी अधिकतम 6 बार ले सकता है 2 साल के उसका अंतराल के बाद में, यानी हर 2 साल के बाद अप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम कितने दिनों तक की किसी कर्मचारी को अपने APR भरने के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी के नीचे काम करना होगा? तो कम से कम 90 दिन यदि कर्मचारी काम करेगा तो ही उसका APR उसके सुपरवाइजर द्वारा भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला कर्मचारी अपने पूरी सेवा काल में कुल कितने दिन की छुट्टी का चाइल्ड केयर लीव के रूप में ले सकती है? पूरी सेवा काल में 730 दिन होता है। बच्चा 18 साल तक होता है तब तक चाइल्ड केयर लीव मिलता है, और यदि विकलांग कोई कर्मचारी औरत है और उसके बच्चे का जो चाइल्ड केयर लीव होता है वो 22 साल की उम्र तक मिलता है। रनिंग क्वेश्चन नंबर 8, रनिंग स्टाफ के सेवानिवृत्ति के कंप्यूटेशन हेतु मूल वेतन में कितने प्रतिशत अतिरिक्त गणना के लिए जोड़ा जाता है? 55% जोड़ा जाता है, 55B। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रुप C कर्मचारियों की दर्ज की गई जन्म तिथि में परिवर्तन की शक्ति किसके पास में है? अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है PCPO है या GM है, लेकिन अभी तक जहाँ पढ़ा गया है उसमें जनरल मैनेजर होता है और उसको डेलीगेशन ऑफ पावर वो PCPO को दिया गया है। तो इसमें A या C जो भी है उसका चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आवधिक डॉक्टरी परीक्षा लोको रनिंग स्टाफ के लिए 45 वर्ष की उम्र तक कितनी होती है? रनिंग लोको स्टाफ यानी कि A1 कैटेगरी के लोग होते हैं, A1, A2, A3 तीनों के लिए पीरियोडिकल PME के लिए नियम सेम लागू होते हैं, यानी कि 45 साल तक हर 4 साल में उसको PME के लिए अटेंड होना होता है। 45 से 55 के लिए 2 साल और 55 के ऊपर हर साल यानी प्रति वर्ष। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा A, 4 वर्ष में 1 बार। हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम कितनी राशि स्वीकृत की जा सकती है? 34 पगार, 34 उसकी सैलरी के बराबर, या 25 लाख जो भी कम होगा हाउस बिल्डिंग लोन के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चयन बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल अनुमोदन की तारीख से या पैनल समाप्त होने तक जो भी पहले हो 2 वर्ष तक वैध होता है, तो इसमें B रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ई ऑफिस के लिए अधिकतम एक फाइल को एक समय में कितने यूजर को भेजा जा सकता है? एक ही यूजर को भेजा जाएगा। ये नया क्वेश्चन आया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपग्रेड जो रेलवे में हो रहा है टेक्नोलॉजी का, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संवेदनशील पदों पर काम करने के लिए कर्मचारियों को उस पद पर अधिकतम कितने वर्ष के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं? पहले उन्हें पीरियोडिकल ट्रांसफर
कब होता है। तो पीरियडिकल ट्रांसफ़र के लिए सेंसिटिव पोस्टें होती है और वहाँ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक उपाय है कि आपको लगातार एक ही जगह पर काम करोगे तो भ्रष्टाचार कर सकते हो। इसको ध्यान में रखते हुए 4 साल में आपको सेंसिटिव पोस्टें हटाना है, यानी कि ट्रांसफ़र देना ही है। वो बात अलग है कि आप ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं या किसी और कारण से आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। बी, क्वेश्चन नंबर 19, फैक्ट्री एक्ट के तहत किसी फैक्ट्री में किसी व्यक्ति से एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे काम लिया जा सकता है? फैक्ट्री एक्ट 1948 सारी चीज़ें उसमें दी गई है और इसमें ये जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था। और इसमें वैस की बात करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा इसका 48, यानी एक दिन में अधिकतम 9 घंटे ले सकते हैं और एक हफ्ता में 48 घंटे उसको ड्यूटी ली जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी उसकी कंडीशंस होती है जो अभी इसमें लागू रहती है कि आपको 500 कर्मचारी से ज़्यादा होगा तो वेलफेयर इंस्पेक्टर की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। 1000 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं तो उसके लिए सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत होती है। और 250 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कैंटीन की ज़रूरत भी रहती है। ये सारी कंडीशंस उसमें फैक्ट्री एक्ट 1948 में दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, SC/ST उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में कितनी वर्ष की छूट दी गई है? SC/ST के लिए, OBC के लिए, विकलांग के लिए अलग अलग छूट दी गई है। विकलांग के लिए 10 वर्ष की छूट होती है, जो कि OBC के लिए 3 वर्ष के लिए और SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। क्वेश्चन इसका रहेगा आंसर डी, 5 ईयर्स। 21 नंबर, कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद कितनी अवधि के भीतर वह अपनी वरिष्ठता स्थिति के बारे में अभ्यावेदन दे सकता है? कोई भी सीनियरिटी जब जारी हो जाती है तो उसके 1 वर्ष के अंदर उसको अपना अभ्यावेदन देना होगा, रिप्रेजेंटेशन देना होगा, तभी उसके 1 वर्ष के बाद यदि देता है तो उसका कोई विचार नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग इसको 1 माह मानते हैं, 1 महीना नहीं है, 1 वर्ष यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी रेल सेवक को कितने वर्ष में से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी किसी कर्मचारी को कितने साल तक दी जा सकती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से ज़्यादा कोई तरह की छुट्टी उसको स्वीकार्य नहीं होगी। चलिए, फिर उसके बाद SBF के मुख्यालय स्तर की समिति की बात आ रही है। SBF के मुख्यालय स्तर की समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? SBF मुख्यालय, तो यहाँ PCPO रहेंगे। और SBF डिवीज़न लेवल पर होता है, सीनियर DP होते हैं। और हिंदी भाषा की बात करते हैं तो डिवीज़न लेवल पर DRM और जोनल लेवल पर जनरल मैनेजर रहेंगे। तो यहाँ पर बात आई तो ये रहेगा PCPO। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अभी इसको सेट करके। अनुकंपा के आधार पर लेवल 1 में नियुक्ति देने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? विधवा के लिए तो कुछ भी नहीं होगी और वार्ड्स के लिए 10th होगी। तो अब इसका क्या आंसर होगा? 10th होना चाहिए कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जोनल रेलवे का ऑडिट विभाग का प्रमुख कौन होता है? जोनल रेलवे का ऑडिट विभाग का प्रमुख प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑडिट /DG ऑडिट, ए रहना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? एक सीनियर क्लर्क जिसका वेतन अंतिम वेतन सेवानिवृत्ति के समय 44,000 है और उसको RELHS स्कीम ज्वाइन करने के लिए कितने रुपए का अंशदान देना होगा? सीनियर क्लर्क है, लेवल 5 है, तो 1 से 5 के लिए कम से कम 30,000 या उसका बेसिक जितना जो भी कम है, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर 44,000 है और बेसिक तो 44 तो नहीं देना होगा क्योंकि 30,000 उससे कम हो रहा है, तो 30,000 रुपये देना होगा। और 6 लेवल का जो भी कर्मचारी होता है उसको 54,000 या उसका बेसिक जो भी कम है। 7
और 11 लेवल के बीच में सभी कर्मचारियों को 78,000 रुपये देना होता है या उसका बेसिक। उसके बाद 11 से ऊपर जितने भी लेवल है उसके लिए 1,20,000 रुपये है। फिर वही बात आती है बेसिक, जो भी कम होगा या तो बेसिक या 1,20,000 जो कम होगा वो। तो यहाँ पर तो ये 30,000 हो गए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या आ रहा है, यदि कोई रेल कर्मचारी जिसकी क्वालिफाइंग सेवा 37 वर्ष है और अंतिम वेतन 80,000 रुपये है, यदि वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसको कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी। यदि महंगाई दर 17% है, अभी 28% हो गया है, लेकिन 17% की कैलकुलेशन से अपन को निकालना पड़ेगा। 37 साल की सर्विस है तो उसको मानेंगे कि वो 33 साल की सर्विस कर चुका है। तो मैक्सिमम जो सर्विस ली जाती है वो 33 साल होती है। तो 33 साल का 16.5 उसका पगार बेसिक प्लस डीए को जोड़कर किया जाएगा। 80,000 का 17% डीए उसमें जोड़ेंगे बेसिक में और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो 15,44,400 रुपये आएगा, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 28 2800 ग्रेड पे में नियुक्त कर्मचारी को तीसरा एमएसीपीएस के अंतर्गत कौन सा ग्रेड पे दिया जाएगा। 2800 ग्रेड पे तीसरा एमएसीपी, यानी कि पहला एमएसीपी हो जाएगा 4200, दूसरा हो जाएगा 4600, तीसरा हो जाएगा 4800, चौथा हो जाएगा 5400, जो कभी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 3 मिलते हैं तो 4800 हो जाएगा सी। यदि किसी कारखाना में कितने से या उससे ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त होते हैं तो कारखाना अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी का होना निहायत जरूरी है। उसके लिए 1000 या उससे अधिक कर्मचारी है तो उसके लिए उसमें कारखाना के लिए संरक्षण अधिकारी सेफ्टी ऑफिसर्स का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए क्या है ये। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण केट के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की अवधि क्या होगी। अब इसका देखना पड़ेगा, 30 डेज होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 31, रेल कर्मचारी की प्रबंध में भागीदारी प्रेम की मीटिंग वर्ष में कितनी बार होती है। ओहो, एससी के लिए 6 बार और SC ST एसोसिएशन होता है वो 6 महीने में 1 बार होती है, यानी कि 2 होती है। 6 बार किसकी होती है, ट्रेड यूनियन की होती है, वो 4 बार, हर 3 महीने में 1 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 4 बार। 32 में क्या है, साप्ताहिक विश्राम के कम से कम कितने घंटे होने चाहिए उस रेल सेवक के लिए जिसका रोजगार निरंतर रूप से वर्गीकृत है, यानी कि सी रोस्टर में कितने घंटे का कम से कम रेस्ट होना चाहिए। सी रोस्टर की बात कर रहे हैं। EI की बात करेंगे तो 24 घंटे कम से कम रेस्ट होना चाहिए और पूरी नाइट इंक्लूड होनी चाहिए रेस्ट में, लेकिन यहाँ 30 घंटे की बात आएगी इंसेंटिव और सी रोस्टर के लिए 30 आवर्स। 33 वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारी के वेतन से कटौती की क्या सीमाएं हैं। कितना पैसा अपन काट सकते हैं किसी भी कर्मचारी से, या हमारा कितना पैसा कट सकता है अधिकतम, तो 75% अधिकतम होता है यदि वो कोई सोसाइटी का लोन लिया हुआ है तो, और जनरली इस तरह का किसी तरह का लोन नहीं है तो 50% से ज़्यादा कटौती नहीं की जा सकती। यहाँ पर सीमाएं यानी कि अधिकतम क्या है, तो 75 है अधिकतम। APO मेंस एग्जाम का सिलेबस है, सेकंड पेपर, उसमें देखिए लास्ट 12 पॉइंट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, RELHS, ये सारी HOER, ये सारे मेंस पेपर के लिए दे रखे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन पर ये प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के पास होने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। सीधी भर्ती के लिए बात आती है, डिपार्टमेंटल नहीं है। तो उसमें RRB जब भी एग्जाम लेता है तो जनरल कैंडिडेट के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो छूट रहेगी वो कितनी हो जाएगी, अपने आप 10 होगी, क्योंकि जनरल के साथ कंपेयर करेंगे तो 40 नहीं लाकर उसको 30% ही लाना है। क्वेश्चन नंबर 36 यदि वे
स्वीकृत विस्तृत आकलन से बढ़ने की स्थिति में है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वे यानी खर्चा बढ़ गया है और जो आकलन किया गया था उससे ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में काम को रोक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। सामग्री संशोधन प्रोसेस करना चाहिए, ये भी ठीक है। संबंधित कर्मचारी को चार्जशीट देनी चाहिए, अलग बात है, बाद में कुछ भी होगा, लेकिन पहला काम होगा संशोधित आकलन बनाकर उसकी स्वीकृति ले लेनी चाहिए और काम को जारी रखना चाहिए। 37 SC/ST के तहत पदोन्नति के लिए विफलता के बीच सर्वश्रेष्ठ स्कीम के न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा? बेस्ट ऑफ अमॉन्ग फेल्योर, उसमें 20% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि डी। अवकाश के नकदीकरण के लिए न्यूनतम शेष अवकाश नकदीकरण के बाद कितने दिन होना चाहिए? कहने के लिए LAP आपके खाते में कितनी जमा रहनी चाहिए आपका नकदीकरण हो जाने के बाद? तो अवकाश नकदीकरण के लिए कम से कम 30 दिन की छुट्टी आपके खाते में होगी, तभी होगा। उसमें नियम वही है, 2 साल में 1 बार अप्लाई कर सकते हैं और पूरी सर्विस काल में 6 बार अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिन का अवकाश नकदीकरण मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा C। 39 ग्रुप C में भूतपूर्व सैनिकों का सीधी भर्ती का आरक्षण क्या होगा? 10% आरक्षण रहेगा C में और 20% होता है ग्रुप D के लिए। तो यहाँ पर C 10%। क्वेश्चन नंबर 40 कितने दिनों के बाद दैनिक भत्ता दे नहीं होगा यदि रेल कर्मी मुख्यालय के बाहर दौरे पर जा रहा है और खाना और आवास प्रदान नहीं किया जाता है? ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी को 180 दिन से ज़्यादा यदि वो रुकते हैं तो उनको कोई तरह का दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। उसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए निलंबन करने वाले अधिकारी निर्वहन भत्ता के 3 महीने निलंबन के बाद बढ़ा सकता है या घटा सकता है? तो निर्वहन भत्ता बढ़ सकता है या घट सकता है 3 महीने के बाद? 3 महीने तक किसी भी कर्मचारी का निर्वहन भत्ता रहता है, वो 50% होता है। उसके बाद वो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो कितना कम कर सकता है, बढ़ा सकता है? बहुत से लोगों ने इसको बोला है 25%। ये गलत है। पहले जो निर्वहन भत्ता मिल रहा था वो 50% का कितना परसेंट कम कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है? तो वहाँ 50% का 50% रहेगा, यानी कि C रहेगा। वो या तो 75% करेगा या तो 25% करेगा। तो निर्वहन भत्ते का 50% कम कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 अनुकंपा आधार के नियुक्ति के मामले में महाप्रबंधक निचली आयु सीमा में कितनी छूट दे सकते हैं? निचली आयु सीमा 18 वर्ष से कम 1 साल के लिए GM दे सकते हैं और 2 साल लेना हो तो रेलवे बोर्ड उसकी परमिशन दे सकती है। उसका सर्विस काउंट नहीं होती है, 18 साल के बाद ही सर्विस काउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 43 बड़ी एवं छोटी शास्त्री D&AR के किस नियम में उल्लेखित है? रूल नंबर 6D। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय रेलवे सेवा सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे में है और यहाँ ट्रेनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय रेलवे कितने जोन में बंटी हुई है? टोटल जोन है 18 और अभी जो लास्ट जोन बना है वो है उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। टोटल 18 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 मंडल पर टिकट कैडर में एक पद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन रहेगा? मंडल स्तर पर सक्षम अधिकारी DRM रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 16 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन का मैंने पढ़ा और उसका आंसर रहेगा सार्वजनिक रोजगार, यानी कि A। 48 10% आर्थिक 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षण के लिए सीधी भर्ती में पात्र होने के लिए परिवार की वार्षिक आय किससे कम नहीं नीचे नहीं होनी चाहिए? अभी उसमें क्या होता है कि 8 लाख से यदि कम उसकी आय है
तो ही कर्मचारी को EWS का, उसको कैंडिडेट को EWS का फ़ायदा मिलेगा। 8 लाख से ज़्यादा यदि उसके परिवार की इनकम है तो उसको एक UR के रूप में ही लिया जाएगा, EWS का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 49, संपत्तियों का, एसेट्स का मूल्य ह्रास क्यों होता है? ये तो सभी जानते हैं, घर में कोई सामान लाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे उसको घिसाव होता है या टूट फूट हो जाती है उसका प्रयोग करते हुए। तो ऐसी परिस्थिति में उसका मूल्य ह्रास कम, उसकी वैल्यू होती जाती है। तो संपत्ति के भौतिक घिसाव एवं टूट फूट के कारण, यानी कि बी। अच्छा, ये हो गया 49। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय प्राप्त होने या निर्धारित समय सीमा के उपरांत कितने दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दे सकता है? उसमें 30 दिन का टाइम दिया गया है और 15 दिन का ग्रेस टाइम भी होता है। उसको रीजन देना पड़ता है कि वो क्यों लेट हो गया है। अब इसमें टोटल 45 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ जो इसका आंसर होगा वो 30 दिन होगा। नॉर्मली 30 दिन के अंदर उसको अपील करनी चाहिए। 51, प्राज्ञ परीक्षा का शैक्षिक स्तर क्या होगा? प्रबोध के लिए प्राइमरी होता है, प्रवीण के लिए मिडिल होता है, 10वीं पास 10वीं के लिए, और प्राज्ञ होता है वो 10th लेवल का होता है। कई जगह पर HSC लेवल लिखा है, लेकिन अभी 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था दिल्ली से, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि प्राज्ञ परीक्षा के लिए 10वीं स्तर ही होगा। तो इसका क्वेश्चन 51 का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 9 दिए गए हैं भारतीय संविधान में हिंदी की राजभाषा के संबंधित सारे अनुच्छेद है, 343 से 351 तक, और सबसे पहला अनुच्छेद 343 है और उसका भी पार्ट 1 है, जिसमें यह कहा गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 53, जोनल रेलवे राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जोनल रेलवे में अब अपन बात करते हैं डिवीजन में, तो DRM और जोनल में GM, जबकि SBF में डिवीजन की बात करें उनके अध्यक्ष होते हैं सीनियर DPO, और जोनल रेलवे पर जो SBF का अध्यक्ष होता है वो PCPO होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा जनरल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा के लिए क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसमें देखिए, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब तो क्षेत्र में आते हैं, और पंजाब इसमें नहीं आता है, यानी कि D, पंजाब रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत कुल कितने दस्तावेज है जिनको द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना आवश्यक है? अब इसमें पूरी लिस्ट दी गई है, और वो लिस्ट में 14 ऐसी जारी करना दस्तावेज, 14 दस्तावेज उसमें लिखे गए हैं। तो इसमें आंसर रहेगा इसका B, 14।